हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास नंबर थर्ड है आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। पिछली दो क्लासें हो चुकी है हमारी जिसमें हमने बेसिक्स देखा था और आज भी हम बेसिक देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो मेन चैप्टर है उसके ऊपर तो अभी हम आए नहीं है। अभी एक बार हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो उनके ऊपर हमारा फोकस है एक बार। उसके बाद में बड़े बड़े टॉपिक हम उठाएंगे, जैसे लर्निंग हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, एवोल्यूशन क्या प्रोसेस क्या होती है, उसमें आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार से होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग ये सब क्या होता है, ये बाद में हम देखेंगे। एक बार बेसिक्स चल रहा है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा, इसमें टीचिंग टाइप्स के ऊपर रहेगा। ये टीचिंग टाइप्स है, टीचिंग मेथड नहीं है। मेथड हम बाद में देखेंगे, टाइप्स हम देख रहे हैं कि टीचिंग किस प्रकार से होती है, आखिर कैसे पढ़ाया जाता है। ओके, उस प्रकार से कुछ टाइप्स बने हुए हैं, उसको हम देखेंगे। और क्लासेस आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। क्लासेस काफी अच्छी चल रही है। ओके, हाँ थोड़ा लेवल ठीक है, लेकिन लेवल ठीक है तो एग्जाम के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम में इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा ना। आसान हम पढ़ा देंगे, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो टाइम खराब करने का क्या फायदा होगा। ओके, तो जैसे पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार पढ़ते रहिए आप। स्किप मत कीजिए, इन सभी को बहुत महत्वपूर्ण होता है आप सबके लिए ये। तो हम बात कर रहे हैं टीचिंग टाइप्स की। हम तीन टाइप की हम बात करेंगे अभी, और तीन टाइप हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो पहला होता है फॉर्मल टीचिंग, दूसरा होता है नॉन फॉर्मल टीचिंग, और एक होता है इनफॉर्मल टीचिंग। तीन प्रकार की टीचिंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फॉर्मल हो सकता है, नॉन फॉर्मल हो सकता है, और इनफॉर्मल हो सकता है। तीन प्रकार की टीचिंग होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक होता है फॉर्मल टीचिंग जिसको औपचारिक औपचारिक हम कहते हैं, औपचारिक शिक्षण हम कहते हैं। इसको हम अनौपचारिक शिक्षण हम कहते हैं, और इसको हम निरौपचारिक शिक्षण इसको कहा जाता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक इसमें आपको अध्यापक चाहिए, पढ़ाने वाला एक टीचर चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी आपके पास में होना चाहिए जो आपको पढ़ा सके। तो इस प्रकार का जो टीचिंग होता है उसमें एक शिक्षक होना चाहिए और शिक्षण संस्थान होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपको पढ़ाए, यानी कॉलेज और स्कूल इसमें होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मल एजुकेशन आपको लेना है, फॉर्मल टीचिंग यदि होती है तो वहां पर होती है। और इस प्रकार की स्टडी विद्यालय में होती है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिलेबस फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल का सिलेबस फिक्स रहता है। आपको पता है सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 3 से 4 बजे आना, ये फिक्स हो जाएगा। कौन सी क्लास कब लगेगा, कौन सी क्लास में कौन से सर क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सब कुछ फिक्स होता है। ओके, घर कब आना है, स्कूल से कब जाना है, सब कुछ फिक्स होता है। तो पहले से ही एक फिक्स पैटर्न होता है और उसी को आपको फॉलो करना होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल। एकदम फॉर्मल ऑफिशियल की हम बात कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल जो होते हैं, एक निश्चित टाइम पर जाना होता है, आना होता है, एक ही काम करना होता है, उसी प्रकार से ये टीचिंग होता है, फॉर्मल टीचिंग होता है जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स होता है। और जब हम बात करते हैं कि पहले से सब कुछ फिक्स होता है तो हम ये कह सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लोचशीलता का इसमें अभाव होता है। लोचशीलता इसमें नहीं होती है, इसको लिख लीजिए। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें पूर्व निर्धारित निश्चित पैटर्न के अनुसार पढ़ाया जाता है। और दूसरा लिख लीजिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लोचशीलता। ओके, तो इसमें लॉसशीलता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि टीचर कभी भी आ जाएगा, स्टूडेंट कभी भी चला जाएंगे। जैसे स्कूल का टाइम हुआ 10 बजे और आप दिन में जा रहे हो 12 बजे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, यदि ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है ही नहीं। आपको फिक्स टाइम में सुबह 10 बजे है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। कॉलेज का टाइम फिक्स है तो आपको उसी टाइम पर जाना पड़ेगा। तो इसमें पहले से सब कुछ फिक्स होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है इसमें। और इसमें जब हम बात करते हैं कि किसी में फिक्स पैटर्न होता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। ओके, तो ऐसा होता है फॉर्मल टीचिंग जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स होता है। दूसरा होता है नॉन फॉर्मल, और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल जैसे स्कूल हो गया और यूनिवर्सिटी हो गया। स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पर आपको फॉर्मल टीचिंग करवाया जाता है।
दूसरा है नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल यानी हमारे आसपास के वातावरण जैसे समुदाय, मित्र और परिवार इसमें भाग लेते हैं, जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और जब जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे आप अपने परिवार से सीखते हो, अपने समाज से सीखते हो, अपने जो पड़ोसी है आपके, उनसे आप सीखते हो। तो इसमें सीखने में किसी पैटर्न को थोड़ी फॉलो करना होता है आपको, जब चाहे आप सीख सकते हो। अपने अपने घर वाले आपको कभी भी सिखा सकते हैं। जब आपका जन्म होता है, आपकी मृत्यु होती है, तब तक आप सीखते रहते हो। ओके, तो आपके पास में जो भी आपको दिखाई देता है, इनसे आप सीखते रहते हो। समाज है, परिवार है, आपके मित्र है, इन सब से जब आप सीखते हो तो इसको कहा जाता है नॉन फॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण इसको कहा जाता है। और इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं होता है, पूर्व निर्धारित कोई पैटर्न नहीं होता है कि आपको इस पैटर्न के अनुसार परिवार के साथ में मिलना है, आपको पड़ोसी है उसके साथ में आपको 10 बजे क्लास लेने जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब चाहो आप इनसे सीखते रहते हो। ओके, तो इसमें किसी भी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। और जब इसमें फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता तो हम कह सकते हैं इसमें लचीलता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। कभी भी सीखिए। ओके, कभी भी आप सीख सकते हो। इसमें कुछ भी आपको एक फिक्स कोड नहीं होता। आपका स्कूल में इस प्रकार से आपको एक ड्रेस नहीं पहननी पड़ती, टाई नहीं लगाना होता है। ओके, तो सिस्टमेटिक नहीं होता है यहाँ पर। तो जब इसमें कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता है तो इसको हम कहेंगे नॉन फॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल हो गया। इस प्रकार का स्टडी हम कहाँ करते हैं? हम अपने समुदाय के साथ में, अपने कम्युनिटी हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने परिवार हो गया, इन सब के साथ में हम, हाँ, इन सब के साथ में हम नॉन फॉर्मल टीचिंग हम करते हैं। ओके, नॉन फॉर्मल टीचिंग यहाँ पर होती है, हम सीखते रहते हैं इस प्रकार से। और आगे हम बात करें तो इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल टीचिंग, इन दोनों को हम एक जगह ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा इनफॉर्मल। ओके, जैसे इग्नू, इग्नू का यदि किसी ने फॉर्म भरा है तो उसको पता होता है, इग्नू का यदि किसी ने स्टडी किया तो वहां पर आपको पता होता है कि कुछ वहां पर फिक्स होता है, कुछ कुछ वहां पर फिक्स होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होता। जैसे आपको सुबह वहां फिक्स नहीं है कि सुबह 10 बजे आपको वहां पर स्कूल जाना ही होगा। या कहीं पर यदि इग्नू से आप यदि कुछ कुछ कोर्स कर रहे हो, एमए का कोर्स कर रहे हो या बीए का कर रहे हो, बीएड कर रहे हो या कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पर कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतना टाइम पे जाना ही पड़ेगा। ओके, तो इग्नू से इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ सिलेबस तो फिक्स होता है, एग्जाम कब लगेगा ये भी लगभग फिक्स होता है। तो कुछ वहां पर फिक्स होता है और कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। तो जब मिला जुला रूप आपको एक जगह देखने को मिलता है तो इसको कहा जाता है इनफॉर्मल। ओके, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन का एग्जांपल आप ले सकते हो इग्नू का, जिसमें आप इग्नू सबसे महत्वपूर्ण डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत, एजुकेशन के अंतर्गत। तो ये आप इसको समझ सकते हो इनके माध्यम से। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, फॉर्मल में क्या होता है, नॉन फॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होता है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप सभी के, आसान है सभी। इसी प्रकार से 3 पॉइंट और देखते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ये आ रहे हैं अभी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। लास्ट टाइम यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसको ठीक से देखिए थोड़ा। एक होता है रेमेडियल टीचिंग, एक होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग, और एक होता है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग। ओके, तीनों को आपको समझना है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों को ठीक से समझिए कि तीनों क्या क्या होता है। उपचारात्मक होता है, एक निदानात्मक होता है, एक निदर्शन या प्रदर्शन। इस प्रकार से हिंदी में शब्द है इनके, हिंदी वाले शब्द ध्यान में रखिए। और जहां तक संभव हो इंग्लिश वाले शब्द ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में इनके बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इससे अच्छा है इंग्लिश वाले एक एक शब्द याद कर लो, ठीक रहेगा एग्जाम के लिए, और लैंग्वेज भी काफी आसान हो जाएगा फिर। एक होता है उपचार करना, ओके, रेमेडियल, और एक होता है निदान करना। आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो ये सब कुछ होता है वहां पर। एक बार उपचार हो सकता है या आपका डायग्नोस्टिक हो सकता है। कई सारे जो हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पर डायग्नोस्टिक लिखा होता है, डायग्नोस्टिक वहां पर लिखा होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है डायग्नोस्टिक? तो उसके अंतर्गत आपकी कोई समस्या है, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा।
जैसे आपके नाक में पानी बह रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, हल्का-सा फ़ीवर हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास में जाओगे और आपका तुरंत इलाज कर देगा। आप बताओगे सर में दर्द हो रहा है, आपको 2 टैबलेट देगा और फिर आपको आराम हो जाएगा। ओके? तो इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक के अंतर्गत इसमें तात्कालिक रूप से समस्या का समाधान किया जाता है। क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट खड़ा होगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, "गुरुजी ये क्या होता है?" और हम उनको तुरंत आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा, हमने उनको आंसर दिया, हो सकता है 1 दिन बाद में आंसर दिया, लेकिन हम आंसर दे देंगे जल्दी, जल्दी हम आंसर उसको दे देंगे। तो ऐसी टीचिंग को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग, ओके? तो यही होता है, स्कूल में भी ये होता है, यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि स्टूडेंट अपने से क्वेश्चन पूछेगा और हम उसका आंसर हम दे देंगे, इसी प्रकार का तो होता है। और इसमें सूचना के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमें गुरुजी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इसका आंसर बताइए, या ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है। तो उसका जो समस्या का जो समाधान है वो तुरंत कर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक। जैसे क्लासरूम टीचिंग है वो लगभग इसी प्रकार का होता है। क्लासरूम टीचिंग में आप बात करते हो, तो क्लास में ऐसा ही होगा, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे। ओके? तो समस्या का समाधान इसमें तात्कालिक रूप से होता है, तुरंत होता है, जल्दी से जल्दी इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। और सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होता है। नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लेते हैं 50 स्टूडेंट है और उसकी इस प्रकार की सामान्य प्रॉब्लम है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी इसको फिर से बता बता दीजिए, इस चैप्टर को एक बार फिर से बता दीजिए, ओके? ये हमें समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है, सामान्य विद्यार्थी एकदम एकदम सामान्य जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हमें करना है, तो हम करेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग के द्वारा। एक होता है इसमें रेमेडियल। रेमेडियल में क्या होता है कि किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको कि उसको उसका कुछ माइंड एब्सेंट हो सकता है। या उसको सुनता कम है, ओके? या सुनने वाला तो रहने दीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, समझने में उसके कुछ हार्मोन्स यदि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो समझने में उसका जो कैपेबिलिटी है वो कम हो, या उसकी समझ ही विकसित नहीं हो रही है, ओके? तो यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और कोई हमारी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, एक बड़ी सारी हड्डी, या हाथ में कुछ बड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो उसका इलाज 1-2 दिन में नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास में आप जाते हो, ओके? तो आपका जो इलाज है वो 1-2 दिन में नहीं होता, महीनों इलाज चलता है। उसी प्रकार के क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो परिवार से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका बचपन इस प्रकार से गुज़रा है कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की जो बड़ी प्रॉब्लम है, उनका जब समाधान किया जाता है, तो इसको कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। समस्या का समाधान धीरे-धीरे किया जाएगा, और ये किसके लिए होता है? विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। ये एकदम नॉर्मल बातें हैं, ये तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए होता है। क्वेश्चन आता है सामान्य विद्यार्थियों के लिए कौन-सी टीचिंग सबसे उपयोगी होती है? तो ये होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। ऐसा पूछा जा सकता है, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ में प्रॉब्लम होती है। ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, 1 या 2 या 3 या 4 एक स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, और उनका समस्या का समाधान हो जाएगा, और ये सभी विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए होता है। कुछ विशिष्ट होंगे, 3 से 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 100 क्लास की स्टूडेंट में ऐसे हो सकते हैं, ओके? तो उनका समाधान किया जाएगा यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? समावेशी शिक्षा के लिए भी ये भी आवश्यकता है। इनके लिए जो जो एजुकेशन की हम बात करते हैं कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए और सबका पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं कि सभी जो स्टूडेंट है उनका शारीरिक विकास होना चाहिए, ओके? सभी का शारीरिक विकास होना चाहिए, सबका मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके? सभी का सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, और सभी का सामूहिक विकास होना चाहिए, इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट। तो यदि आपको का सभी प्रकार से विकास करना है, तो सभी प्रकार के विकास के लिए आपको डायग्नोस्टिक भी चाहिए आपको, और रेमेडियल टीचिंग भी चाहिए। तभी तो हम रेमेडियल टीचिंग पढ़ते हैं, नहीं तो क्लास में टीचर क्यों ध्यान देगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ घर में प्रॉब्लम है,
और या उसका माइंड ही बचपन से इस प्रकार से रहा है या उनके साथ में कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया है बचपन के अंतर्गत ही, तो वो टीचर उस पर क्यों ध्यान देगा? लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, हम बात करें समावेशी शिक्षा की हम बात करें, तो उसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो डिफरेंस आपको पता चल गया, डिफरेंस आपको पता चल गया कि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। अब बात करते हैं, एक टीचिंग और भी होती है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें टीचर कुछ करके आपको दिखाता है। इसमें क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेशन करता है, प्रदर्शन इसमें करता है। जैसा टीचर करता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान टीचर के द्वारा करवाया जाएगा। जैसे डांस आपको सीखना है तो टीचर है वो आपको डांस करके दिखाएगा। कोई आर्ट्स का है, कुछ पेंटिंग कोई करता है टीचर, तो आपको वो टीचर आपको पेंटिंग करके दिखाएगा कि कैसे-कैसे बनता है। तो जब हम करके दिखाने की बात की जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग, और ये सबसे बेहतर मानी जाती है। नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन आए इन सब में कौन सी सबसे बेहतर होती है, तो सबसे बेहतर जो टीचिंग मानी जाती है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मानी जाती है। टीचर के द्वारा प्रदर्शन करके इसमें बताया जाता है। डांस वाला डांस करके बताएगा, योगा वाला योगा करके बताएगा, ओके। या जो गाना गाने वाले हैं वो सब गाने गाने आपको बताएंगे कि कैसे गाना गाया जाता है। पेंटिंग करके आपको सिखाएंगे, ओके। तो इस प्रकार के जब टीचर के द्वारा करके बताया जाता है, साइंस के अंतर्गत भी बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएगा टीचर कि कैसे क्या हो रहा है, ओके। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो समय है, यदि क्वेश्चन आए वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग या सबसे अच्छी टीचिंग कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी टीचिंग यही होती है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग। यदि पूछे सेकंड नंबर की टीचिंग कौन सी होती है, तो वो होगी यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिए, हाँ ठीक है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, ओके। यानी प्रदर्शन टीचिंग सबसे अच्छी होती है। उसके बाद में यदि ये ऑप्शन में नहीं आए और ऑप्शन में ये सब मिल जाए, फॉर्मल इनफॉर्मल ये सब आपको मिल जाए, तो वहां पर आपको टिक करना है इसको। सेकंड नंबर पर टीचिंग है वो ये होती है, और तीसरे नंबर पर हम रेमेडियल, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, ओके। तो इन दोनों में आपको ध्यान में रखना है। यदि ये सभी दिया हो आपके ऑप्शन में, तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग को अच्छा बताना है, ये सबसे अच्छी टीचिंग होती है। यदि ऑप्शन में ये नहीं आई डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग, तो आपको डायग्नोस्टिक टीचिंग आपको टिक करना होगा, ये वाला आपको टिक करना होगा, ये सेकंड नंबर की सबसे अच्छी टीचिंग मानी जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे जो आप ठीक कर सकते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो गया है जिसमें हमने टीचिंग्स के कुछ टाइप पर डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला एक विषय है हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे बीएड जैसे एग्जाम है, एमएड जैसे एग्जाम है, वहां पर कई बड़ी बड़ी क्लासेज इसके दौरान चलती है। हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन सुनते हैं कि टीचिंग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो काफी डिटेल्स में वहां पढ़ाया जाता है। लेकिन हम उतनी बात करेंगे जितनी हमारे लिए उपयोगी रहेगी, हम उतना ही समझेंगे जो हमारे लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैंने बताया एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट पिछले 20 पेपर के अंतर्गत, यानी साल भर के अंतर्गत जो पेपर हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, ओके। तो हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, इसके अलावा नहीं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो एजुकेशन के दौरान क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग के दौरान, हम टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग के दौरान जब कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी होती है, वो साइंस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी होती है, उसके द्वारा जब समस्या का समाधान किया जाता है। टीचिंग हम करते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, शिक्षण क्लास के अंदर करते हैं, तो समस्या आएगी, और इन समस्या का समाधान जब टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा, समस्या आएगी और समस्या का समाधान कैसे होगा? तकनीक के द्वारा। तो इसी को हम कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था और संभावना है कि अगली बार भी क्वेश्चन आ जाएगा। काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको समझना है इसको ठीक से आपको समझना है और बारीकी से समझना है एकदम।
तो पहला इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो शैक्षिक तकनीक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उसमें सुधार लाने के लिए नई टेक्निक का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे हम लर्निंग करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ सुधार करना है। ओके, लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें सुधार करने के लिए हमें जब हम प्रयोग लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो किसमें किसमें प्रयोग होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इसको हम काम में लेते हैं। इसी को कहा जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। किस प्रकार की होती है, तो एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो 3 प्रकार की होती है, जिसको हम कहते हैं ई एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड और एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड। इस प्रकार से हम इसको कहते हैं। 3 प्रकार की ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन तीनों से आ चुका है और इसको आपको ठीक से पढ़ना है। छोटा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जरूरी है आना, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, तो इसको ठीक से देखिए। जब भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का, तो यदि आप इस क्लास को ठीक से करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, देखते हैं एक एक करके। ईटीआई के अंतर्गत क्या शामिल करते हैं, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हम क्या क्या शामिल करेंगे। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम हार्डवेयर को हम शामिल करेंगे। हार्डवेयर यानी आपको जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये कैमरा में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नीचे लैपटॉप रखा है, ये माइक है, तो इन सबको हम शामिल करते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। हार्डवेयर के अंतर्गत हम इन सबको शामिल करते हैं, यानी जितने भी विजुअल होते हैं और ऑडियल जो टेक्नोलॉजी होती है उन सबको हम इसमें शामिल करते हैं। इनको हम मशीन भी कहते हैं, मशीन अप्रोच भी इसको कहा जाता है, हार्डवेयर अप्रोच भी इसको कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, इसको मशीन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी या अप्रोच हम कह सकते हैं, हार्डवेयर अप्रोच या मशीन अप्रोच भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो शिक्षा के अंतर्गत विजुअल ऑडियो तकनीक या मशीन का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो फर्स्ट में क्या हम शामिल करते हैं, तो फर्स्ट में हम शामिल करते हैं हार्डवेयर को, या इसको हम कह सकते हैं मशीन। ये सभी मशीन ही तो है, ये मशीन ही है, ये पूरा सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मशीन ही है। तो मशीन हम शामिल करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसमें हम नॉलेज को प्रिजर्व हम कर सकते हैं। जैसे हम कोई किताब लिख देते हैं, तो किताब लिखने का उद्देश्य क्या होता है, किताब आपके पास में रखी है तो उसको उसमें हम नॉलेज को संरक्षित हम कर सकते हैं, प्रिजर्व हम कर सकते हैं लंबे समय तक। एक हार्ड डिस्क हो गई, तो हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपने पास जो भी नॉलेज होंगे, जैसे वीडियो क्लासेज है उसको हम रिकॉर्ड करके रख देंगे, तो वो हमेशा बनी रहेंगी, लंबे समय तक बनी रहेगी। किताब के अंतर्गत हम लिख देंगे उसको, राइटिंग कर देंगे, तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपनी बातों को कई स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मेरी अब ये जो बात है वो काफी स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। मैं तो एक रूम के अंतर्गत हूँ, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। ऑल इंडिया के अंतर्गत जहां भी आप बैठे हो, तो सबके पास में मेरी बातें पहुंच जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसका जो क्षेत्र है वो दूर दूर हो जाता है। इंडिया का हो सकता है या पूरे वर्ल्ड का हो सकता है, सब तक मेरी बातें पहुंच सकती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा। और हम अच्छा भी पढ़ा सकते हैं, जैसे माइक का हम प्रयोग करते हैं, क्लास के अंतर्गत अच्छे अच्छे माइक लगाए जाते हैं, तो उससे हमें साउंड अच्छा सुनता है और हमारा जो लर्निंग है वो अच्छा हो जाता है। हमें क्या करना है, टीचिंग के द्वारा जो प्रॉब्लम आती है उसका समाधान हमें करना है। तो हार्डवेयर का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लास के अंदर स्पीकर हमने लगा दिए और फिर टीचर पढ़ा रहा तो हमें अच्छे से सुनाई देगा। एक अच्छा सा बड़ा सिस्टम लगा दिया कुछ डिजिटल टाइप में, तो गुरुजी कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें अच्छे से दिख रहा है। गुरुजी एक जगह बैठ जाएंगे और लिखते रहेंगे और हमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। क्लास के अंतर्गत प्रोजेक्टर हमने लगा दिए, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर अप्रोच इसको कहा जाता है, जिसमें एजुकेशन से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उसको हार्डवेयर के द्वारा समाधान किया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो इन सबको शामिल करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर अप्रोच क्या होती है, जिसमें एग्जांपल ले सकते हो आप टीवी का।
एक हो जाएगा टेप रिकॉर्डर हो जाएगा और कुछ प्रोजेक्टर हो सकता है इसमें। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या होता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम क्या होता है। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, प्रथम में हम क्या क्या शामिल करते हैं। चलते हैं सेकंड और थर्ड की तरफ। सेकंड सेकंड काफी महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए यही है इसमें सेकंड वाला। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, जैसे मेरी वॉइस मेरा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर, जिसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो ना, ये है, इसको हम टच कर सकते हैं। मेरे हाथ में पेन है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। तो ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम छू नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी है, आप जो सॉफ्टवेयर समझते हो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पर काम में नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा? साइकोलॉजिकल, ओके, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा। ध्यान से सुनिए, जो आपकी प्रॉब्लम है उनका समाधान मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनके द्वारा किया जाएगा। मनोविज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं कि एक स्टूडेंट को हम अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं, हम किस टेक्निक की सहायता से हम पढ़ा सकते हैं, किस मेथड की सहायता से हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ये कई सारी साइकोलॉजिकल थ्योरी चलती है, बहुत सारे इसमें स्कॉलर है साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत जो बताते हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे उनका लर्निंग बढ़ सके। इस रूप में हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर नहीं, वो सॉफ्टवेयर नहीं, हम जो लर्निंग के जो प्रॉब्लम है और उसका समाधान साइकोलॉजिकल थ्योरी के द्वारा करते हैं। कई सारे मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं, उनके द्वारा जो लर्निंग का जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट ठीक से नहीं समझ पा रहा है तो हम नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे लेक्चर वाला टेक्निक होता है उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा है और कुछ डायग्राम की सहायता से वो अच्छे से समझा रहा है, आपको डायग्राम बना बना के समझा रहा है, कुछ वीडियो आपको दिखा के समझा रहा है, तो इससे आपका लर्निंग हो जाएगा। या कोई चीज को एक ही बार बार करके दिखा रहा है, जैसे अपने हाथ से कुछ करके दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको करना होगा, ऐसे आपको करना होगा। लर्निंग बाय डू की हम बात करते हैं, जो करके दिखाया जाता है उसमें, उसकी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो जब टीचर के द्वारा साइकोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग करते हुए स्टूडेंट की समस्या का समाधान किया जाता है, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच इसको कहा जाता है। यहाँ द्वितीय लिख लीजिए, ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड। तो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी सेकंड है, इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें कुछ क्रिएटिविटी होता है, कुछ हम नया निर्माण करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, लर्निंग अच्छा और लर्निंग बेहतर बनाने के लिए हम कुछ खुद से क्रिएटिव करते हैं। जैसे एक एक टीचर हो गया जो डांस वाला, अच्छे से डांस करके दिखाएगा। हम कुछ यहाँ पर पेंटिंग करके आपको दिखा सकते हैं, कुछ डायग्राम्स हम दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। ओके, तो इसको हम रचनात्मक सिद्धांत भी हम कर सकते हैं, रचनात्मक अप्रोच भी इसको कहा जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को, ये इसका सेकंड नाम हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल थियरी के द्वारा स्टूडेंट के व्यवहार में चेंज किया जाता है। स्टूडेंट का जो व्यवहार है उसमें चेंज करने का प्रयास किया जाता है साइकोलॉजिकल थियरी के द्वारा। कई सारी थियरीज है, उनका प्रयोग हम करेंगे। ओके, तो उनके प्रयोग के द्वारा स्टूडेंट की जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि कक्षा शिक्षण में काम आता है, क्लासरूम टीचिंग। क्वेश्चन आता है क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर होती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? एक और हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम वाला। तो कौन सी सबसे बेहतर होती है क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत? तो उसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। आपके पास में हार्डवेयर नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम आपके पास में नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो कोई बात नहीं है। स्टूडेंट आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, उनको साइकोलॉजिकल थ्योरी के द्वारा आप समझा सकते हो। पहले कहाँ होता था, इस प्रकार का सिस्टम नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन पहले भी साइकोलॉजिकल थ्योरी चलता था। एक जो गुरु होता था उसको पता है अपने स्टूडेंट को हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो देता था। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ थ्योरी का प्रयोग करते हुए वो समझ जाता था कि ये स्टूडेंट इस प्रकार से समझ सकता है, हमारे सामने दूसरा स्टूडेंट है वो इस प्रकार से समझ सकता है। तो जब हम इस प्रकार का साइकोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग करते थे तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम का समाधान हो जाता और उसका लर्निंग है वो अधिक हो जाता। तो टीचिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कौन सी है, क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर।
इसके बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती। इसके बिना टीचिंग पॉसिबल नहीं है। आपके पास माइक नहीं है, डिजिटल सिस्टम नहीं है आपके पास में, ओके, आपके पास में प्रोजेक्टर नहीं है, माइक, स्पीकर ये सब नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बिना भी टीचिंग पॉसिबल है। लेकिन साइकोलॉजिकल थ्योरी का आप प्रयोग नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच का आप प्रयोग नहीं करोगे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लर्निंग हो ही नहीं सकता इसके बिना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें शिक्षण अधिगम के नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कई सारे जो थियरीज होता है कि टीचिंग कैसा होना चाहिए, कई सारी रिपोर्ट्स आती है, कई सारे स्कॉलर इस पर काम करते हैं कि आखिर टीचिंग कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट की लर्निंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टीचर और जो लर्नर है, अधिगम करता और जो शिक्षक है उसके बीच का रिलेशन किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सब बताते हैं कई सारे स्कॉलर, और जब इसको फॉलो करते हो आप, उसके अनुसार आप पढ़ाते हो, तो इसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्निक, इसको हम इसको कहते हैं। इसके कई सारे नाम भी हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नाम मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और भी नाम मिल सकता है, जैसे इसको कहा जाता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं। जैसे मैंने बताया टीचिंग के दौरान सबसे बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो यही है, सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। और इसमें नॉलेज का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? नॉलेज का ट्रांसफर होता है। जो मेरे को आता है वो आप सब सीख रहे हो, ओके। तो इसमें क्या हुआ, नॉलेज शेयरिंग इसमें हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जो मेरे को पता है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास भी नॉलेज पहुंच रहा है। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है उसके द्वारा हमारा जो नॉलेज है वो आप तक जा रहा है और आप आराम से इसको सीख रहे हो, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोई एक बड़ा विषय, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया जा रहा है, तो एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोटे छोटे भाग में आपको पढ़ा रहे हैं कि ये हमें पढ़ना है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक हम बांट रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से डिवाइड करके किसी विषय को पढ़ाते हैं तो इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इसको कहा जाता है अनुदेशन तकनीक। तो क्लास में स्टूडेंट को किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाए, ओके। तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल थ्योरी जो होती है, जो कि कहता है कि अपने स्टूडेंट है जो क्लास में बैठे हैं उनको छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड कीजिए किसी विषय वस्तु को। कोई बड़ा सा एक चैप्टर है तो इसको आप छोटे छोटे भागों में बांटिए और उसके बाद में पढ़ाइए। तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। और एक होता है व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी इसको हम कहते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं हम, ओके। एकदम व्यवहारिक हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देते हैं। इतनी देर से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं, किताबी भाषा थोड़ी बोल रहे हैं, ओके। जब हम कुछ समझाना होता है, किसी थ्योरी का हमें समझाना होता है, तो एकदम व्यवहार की घटनाएं बताइए, अपने आसपास, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने समाज की, या अपने स्कूल या विश्वविद्यालय की जो भी घटनाएं होती है उसके माध्यम से आपको पढ़ाना चाहिए, ओके। तो ये इनके कई सारे नाम है। इसको हम टीचिंग टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी इसको हम कह सकते हैं, और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको इसी नजरिए से पढ़ोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, मेरे अप्रोच के साथ में इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप पहले से अपने माइंड में पहले से कुछ सेटअप कर रखा है तो ये समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार ही पढ़िए। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर आप बोलोगे सर जी ये तो न्यूज़पेपर तो हार्डवेयर होता है। नहीं, न्यूज़पेपर हार्डवेयर नहीं होता है। न्यूज़पेपर हम क्यों लेते हैं? उसमें कुछ लिखा होता है, उसमें जो लिखा होता है न्यूज़पेपर के अंतर्गत, जैसे ये सिस्टम है आपके सामने, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंतर्गत जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है क्लास में स्टूडेंट को किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाए, तो ये आता है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? ये पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये जरूर हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंतर्गत जो लिखा गया है वो आता है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। जैसे न्यूज़पेपर के अंतर्गत जो कुछ लिखा होता है वो आता है किसमें? वो आता है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। किताबें हैं, किताबों के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा होता है वो आता है
सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मैगजीन्स आप लाते हो खरीद के, तो मैगजीन्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, तो किताबें हो गई, न्यूज़पेपर हो गया और बुक्स हो गई, इन सबको हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल कुछ गेम हो गए, आप गेम खेलते रहते हो, या एक चॉक हो गई, चॉक होती है ना स्कूल में पढ़ाते हैं, व्हाइट व्हाइट या ब्लैक या कलरफुल चॉक हो सकती है आजकल तो जो चॉक होती है उसको भी हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। चॉक वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इसको पूछा गया एक बार। नेट के एग्जाम में तो नहीं था, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, इस प्रकार से पूछ लिया गया। जैसे ये एक तो डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम दे दिया, एक माइक दे दिया, एक स्पीकर एग्जाम्पल में दे दिया, और दूसरी तरफ आपको दे दिया कि न्यूज़पेपर है, बुक है, मैगजीन है, एजुकेशनल गेम है, चौक हो गया पढ़ाने के लिए जो चौक काम में लिया जाता है, ये सब इनको अलग अलग करना होता है। तो जो हमने पहले बातें किया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ओके, प्रोजेक्टर हो गया, आपके पास में ये सिस्टम हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, इन सबको हार्डवेयर के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जो अभी हमने बात किया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, एजुकेशनल गेम हो गया, पढ़ाने के लिए जिस चौक का हम प्रयोग करते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज का हम प्रयोग करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ही भाग होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यदि हम साइकोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करते हैं, तो वो कौन-सा टेक्निक के अंतर्गत शामिल होता है? पहला बात। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, और सॉफ्टवेयर की जगह ये नाम भी आ सकता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी किस में शामिल है? तो टीचिंग टेक्नोलॉजी सेकंड सेकंड में शामिल है ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सेकंड भाग कौन सा है? सेकंड भाग को हम सॉफ्टवेयर ही हम कह सकते हैं, टीचिंग भी हम कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल भी हम कह सकते हैं, और बिहेवियरल भी हम कह सकते हैं। ये इनके अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। और आज की क्लास का लास्ट है हमारा थर्ड नंबर, जिसको कहा जाता है सिस्टम अप्रोच। तो जो सिस्टम अप्रोच है वो कौन सा हो गया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। क्वेश्चन आया हुआ है ये, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वहां पर व्यवस्था नाम नहीं दिया था, बहुत अलग सा नाम दिया था, वहां पर प्रारूप विश्लेषण नाम दिया जा सकता है, प्रारूप विश्लेषण नाम दिया जा सकता है, कारक विश्लेषण नाम दिया जा सकता है। इस प्रकार से हिंदी में नाम आते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे तो वहां लिखा होगा सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच वहां पर लिखा होगा। ओके, तो सिस्टम अप्रोच वहां पर लिखा होगा, ये हो जाएगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड के अंतर्गत हम शामिल करते हैं सिस्टम अप्रोच अप्रोच को। और इसमें क्या होता है, सामान्य से जो स्टूडेंट है उनको पता ही है कि सिस्टम थ्योरी पढ़ा जाता है हर विषय में, ह्यूमैनिटीज के जितने भी विषय हैं सभी के अंतर्गत सिस्टम थ्योरी पढ़ा जाता है। तो वही सिस्टम थ्योरी यहाँ पर है, जहाँ में एक एनवायरमेंट होता है, पूरा एक एनवायरमेंट होता है जहाँ पर आप पढ़ते हो, आपका जो प्रोसेस चलता है, लर्निंग का जो प्रोसेस चलता है, इसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट होता है इसमें, इसके अलावा इसमें इनपुट होता है, एक एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद में आउटपुट होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हो गया इनपुट, इनपुट इन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट में, और स्टूडेंट में फिर क्या चलेगा, एक प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद में वो एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखेगा और उससे कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। हिंदी में बहुत अजीब नाम आते हैं, इसमें बहुत अजीब से नाम आते हैं, मैंने देखा था, पता नहीं क्या-क्या देख रहा मिला था उसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आया हिंदी वाला। लेकिन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपको ध्यान में रखना है। सामान्य यदि शब्द इनके लिए आता है तो आगत होता है इनके लिए निर्गत होता है, और इनके इनके लिए एक प्रक्रिया शब्द आता है, एनवायरनमेंट के लिए पर्यावरण शब्द काम में लिया जाता है। तो सामान्य ये लिया जाता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के लिए भी बहुत सारे और हिंदी में नाम है। ओके, तो आप इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिस्टम से काम होना चाहिए, सब कुछ एक प्रोसेस से काम होना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट है, टीचर है, आपका पूरा मैनेजमेंट है, सब कुछ सिस्टम से चलना चाहिए। ओके, तो सिस्टम टेक्नोलॉजी हो गया, पूरा काम सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, इनपुट, आउटपुट, एनवायरनमेंट, फीडबैक, ये सब इसमें होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूरी एक प्रोसेस होनी चाहिए कि यदि टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है तो आप मैनेजमेंट के पास में जा सकते हो, प्रिंसिपल के पास में जा सकते हो, डायरेक्टर के पास में आप जा सकते हो, अपना फीडबैक दोगे कि ये टीचर हमें ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। तो इन सब के बाद में
इन इन सब के बाद में एक प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस के बाद में उस टीचर को बाहर निकाल दिया जाएगा कि ये टीचर ठीक नहीं है। तो ये भी हो सकता है इनपुट आउटपुट के अंतर्गत, अप्रोच के अंतर्गत। तो बहुत कुछ है, कुछ भी आप शामिल कर सकते हो इसमें। तो जो भी आपका सिस्टम है, आप जहाँ पर पढ़ते हो, पूरा एक एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए और इसमें किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, आपका जो डायरेक्टर है, आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है, इनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार से अंतःक्रिया होती है, तो उन सबको हमें देखना होता है। आपको कितना पढ़ाया जा रहा है, आप उसको कितना समझ रहे हो, आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, यह सब भी एक प्रोसेस हो गया। तो इनको भी एक सिस्टमैटिक तरीका होता है इनका भी। ये पूरा सिस्टम होता है, ओके? ये एक पूरा सिस्टम होता है जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास में लैपटॉप है, माइक है, ये सिस्टम ये वाला बोर्ड है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है। जब इसमें से किसी एक भाग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे माइक ठीक से काम नहीं करेगा, लैपटॉप ठीक से काम नहीं करेगा, कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम ठीक से नहीं पढ़ा पाएँगे। उसी प्रकार से एक बड़ा सिस्टम होता है, सिस्टम में यदि थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे हमारे एक ह्यूमन बॉडी होता है, ये भी पूरा एक सिस्टम होता है और इसमें यदि कहीं प्रॉब्लम आती है किसी एक विभाग में, तो हमारा जो टीचिंग है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से ये सिस्टम अप्रोच काम करती है। ये होता है थर्ड इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड कौन-सा है? तो उसको कहा जाता है सिस्टम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, उसके प्रशासन, मैनेजमेंट का अध्ययन व एवं विश्लेषण उचित ढंग से किया जाता है। मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सबको हम स्टडी करते हैं इसी सिस्टम अप्रोच के दौरान, ओके? तो ये क्लास था, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी क्लास, ये भी अच्छा समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए आप, ओके? तो अगली क्लास में उस पर फिर से बात कर लिया जाएगा, लेकिन इनको ठीक से पढ़िए, इनको कुछ भी स्किप नहीं करना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो आपको स्किप नहीं करना है, जो बताया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, ओके? और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। कुछ ना कुछ जानकारी वहाँ भी हम देते रहेंगे, ओके? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।